हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम कक्षा 8 के गणित विषय के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 के प्रश्न संख्या 13 से लगा करके और 18-19 तक चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम 12 प्रश्नों तक चर्चा कर चुके हैं। अगर वीडियो नंबर 1 आपने गणित विषय का नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। उन वीडियो में आपको जो है प्रश्न संख्या 12 तक के प्रश्न सभी में मिल जाएंगे। ये दूसरी श्रृंखला चालू हो रही है जिसमें हम लघुत्तरात्मक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहली श्रृंखला में हम सभी 8 मॉडल पेपरों के क्वेश्चन संख्या 12 तक चर्चा कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस श्रृंखला की शुरुआत। खंड ए का ये प्रश्न है, क्वेश्चन संख्या 13 से लगा करके 16 तक है ये। सबसे पहले देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़ करके सत्य और असत्य में से उपयुक्त पर सही अंकित कीजिए। यहाँ पर ये देखिए ए की घात है -m। क्या इसकी वैल्यू जो है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं का 1/a की घात m। तो देखिए, जब भी घात माइनस में होती है तो उसे हम बटे के रूप में, यानी उसको नीचे आ जाती वो, यानी यहाँ पर घात अगर माइनस में है तो हमें उसको जो है नीचे लिखना पड़ता है बटे के नीचे, तो एक ऊपर आ जाएगा और ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये कब होगा? जब घात हमारी माइनस में हो। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यहाँ घात माइनस में है तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये सत्य कथन पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, ब्रैकेट -2 की घात -3 गुणा ब्रैकेट -2 की घात -4, क्या इसकी वैल्यू 3 + 4 हो सकती है? क्या दोनों माइनस में है, इसलिए यहाँ पर जो है ये कथन असत्य आएगा। यहाँ -3 और -2 आएगा तो जो घात होगी वो माइनस की 7 होनी चाहिए थी, यहाँ पर माइनस की 7 नहीं आ रही है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, a की घात m बटा a की घात n, इसको क्या हम an-m लिख सकते हैं? क्या बिल्कुल नहीं। m ऊपर है, m बड़ा है, तो m पहले आएगा और n बाद में आएगा। तो ये सही रूप में कैसे लिखा जाता है? am-n, जबकि लिखा हुआ क्या है? an-m। तो ये असत्य कथन है। अगला प्रश्न है, 0.00007m इजिकल टू बराबर, क्या इसको हम 7 गुणा 10 की घात -5 लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ से जहाँ से ये शुरू हो रहा है वहीं से गिनेंगे, 7 से गिनेंगे और पॉइंट तक गिनेंगे कितने होते हैं अंक। तो गिने, सबसे पहले तो ये 7 लिख दिया, गुणा, अब गिनना यहाँ से 7 से, तो 7 से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 होना चाहिए था। तो यहाँ पे 10 की घात -6 आना चाहिए था। देखिए, पॉइंट अगर पहले आता है और उसके बाद 0 0 लग के डिजिट आएगी तो घात माइनस में आएगी। लेकिन अगर ये 0 0 जो है बाद में आती है, जैसे यहाँ पर 7 के बाद में ये 0 0 आती है, पॉइंट पहले नहीं होता, तो ये घात प्लस में होती। तो ये कथन भी जो है असत्य लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ 10 की घात -6 आना चाहिए था। अगला प्रश्न हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित है। पहला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। देखिए, समचतुर्भुज यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसके अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो उसके विकर्ण जो होते हैं वो भी बराबर होंगे और एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होंगे, यानी लंब समद्विभाजक होंगे। तो यहाँ पर हम भर देंगे लंब समद्विभाजक। अगला प्रश्न है, एक आयत में विकर्ण माप में होते हैं। देखिए, आयत की चारों भुजाएं आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो उसके दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो सही है वो है बराबर, आप यहाँ खाली स्थान में भर देंगे बराबर। अगला प्रश्न है, बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग होता है। देखिए, बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का जो योग होता है वो 360 होता है। देखिए, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, सप्तभुज हो, कोई सा भी बहुभुज हो, इनके अंतःकोणों का मान तो अलग अलग होता है, लेकिन बहिष्कोण का मान सबका बराबर होता है, 360 ही होता है। अंतःकोणों का मान ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है n-2 गुणा 180। उस सूत्र से निकालेंगे तो वो सबका मान अलग अलग आएगा, लेकिन बहिष्कोण का मान सब में 360 डिग्री ही होता है। यदि समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर लंबाई की हों तो इसे समलंब कहते हैं। यदि समलंब की असमांतर भुजाएं परस्पर लंबाई में बराबर हों तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं।
तो यहाँ पर हम खाली स्थान में भर देंगे समद्वि बाहु। अब अगला प्रश्न हम कर रहे हैं, खंड ए का खंड ब से मिलान कीजिए। ये खंड ए में है, ये खंड ब में है। देखिए सबसे पहले ए गुणा और ब्रैकेट में लिखा हुआ है बी प्लस सी। देखिए ब्रैकेट के बाहर अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो उसका ब्रैकेट के अंदर की दोनों संख्याओं पर बराबर अधिकार होता है। तो ए पहले गुणा होगा बी से, तो जब ए बी से गुणा होगा तो आएगा ए बी। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस का चिन्ह आ गया। ए जब गुणा होगा सी से तो हमारा आएगा ए सी, तो ये ए सी हो गया। मतलब कि ये जो खंड ए है ये मिलान होगा 4 से। अगला प्रश्न पी क्यू गुणा ब्रैकेट माइनस पी क्यू। देखिए माइनस की जब संख्या होती है तो उसको ब्रैकेट में लिख लिया जाता है। तो यहाँ पर पी कितने हैं, एक ये रहा और एक पी है। जब पी इस पी से गुणा होगा तो पी स्क्वायर होगा, माइनस का चिन्ह तो आएगा ही आएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। और क्यू जब इस क्यू से गुणा होगा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से एक्स प्लस 2 का वर्ग। तो देखिए एक्स प्लस 2 का जो वर्ग करेंगे इसका मतलब हो गया कि इसको 2 बार लिखना है और फिर उसको इस तरीके से गुणा करना है। तो जब इसको हम गुणा करेंगे और उसको जब हल करेंगे तो हमारा ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। और अंत में जो है ये देखिए a की घात 2 गुणा a की घात 3। जब आधार समान होता है, नीचे की संख्या बराबर होती है, तो ऊपर की जो घात होती है वो जुड़ जाती है। तो 2 और 3 कितना हो गया 5, तो ये आ जाएगा 5। a की घात कितना हो जाएगा 5। इस तरीके से इनको मिलान कर देंगे। अगला प्रश्न जो है, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। पहिए को घुमाना। देखिए पहिए को जब हम घुमाते हैं तो यहाँ पर इस पहिए को जब हम घुमा रहे हैं ना तो यहाँ पर या तो उसके 4 ही परिणाम हो सकते हैं। या तो ए आएगा, यानी ये जो तीर लगेगा या तो ए के सामने आएगा या बी के सामने लगेगा या सी के सामने लगेगा या डी के सामने लगेगा। तो इसके 4 ही परिणाम हो सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। देखिए 2 सिक्कों को जब हम उछालेंगे, देखिए सिक्के के 2 हिस्से होते हैं, ऊपर वाले को हेड और नीचे वाले को टेल बोलते हैं। और जब हम सिक्का उछालेंगे, 2 सिक्कों को उछालेंगे तो उसमें या तो दोनों का हेड आएगा, जैसे दोनों सिक्के उछाले और पहले का हेड आ गया और दूसरे का भी हेड आ गया, वो आ सकता है। या फिर दोनों उल्टे गिर सकते हैं तो दोनों का टेल हो सकता है। या एक का हेड आ सकता है दूसरे का टेल आ सकता है, या पहले का टेल आ सकता है दूसरे का हेड आ सकता है। इसके अलावा कोई 5वीं कंडीशन 2 सिक्कों में नहीं बनेगी। तो 2 सिक्कों के अधिकतम 4 ही परिणाम हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो है ये आ जाएंगे और परिणामों की संख्या लिख देंगे हम 4। अगला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 441 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से जब हम 441 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो वो ये हो जाएगा। देखिए इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग क्यों जाएगा, इन अंकों को गिन लीजिए, 4 और 4 8 और 1 9, इनका योग आता है 9, तो इसमें 3 का भाग जाएगा। आपने जो है 3 की भाजकता का नियम पढ़ा होगा। तो जब 3 का हम इसमें भाग देंगे तो भाग देना सबको आता है, 147 आ जाएगा। 147 में जब हम 3 का भाग देंगे तो 49 आ जाएगा। अब 49 में 3 का भाग नहीं जाता है तो 7 का भाग देंगे, 7 के पहाड़े में 49 आता है 7 बार में, और 7 के पहाड़े में 7 आएगा 1 बार में। अब वर्गमूल करना है तो इनके जोड़े बनाने पड़ेंगे। ये 2 जो हैं, ये 3 जो हैं 2 बार आ गया, तो इनमें से 1 ले लेंगे। वर्गमूल में हम जोड़े बना करके उनमें से 1 लेते हैं। इसी प्रकार से ये 2 7 हैं, इसमें से भी हम 1 7 ले लेंगे और फिर इनको गुणा कर लेंगे। तो 3 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 21। अगला प्रश्न है, दिया हुआ है अंतःकोण, यहाँ देखेंगे पहले प्रश्न, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 है, यानी उसने अंतःकोण का मान हमें बता दिया। अब यहां देखेंगे हम, देखिए सबसे पहले लिखिए दिया हुआ है। प्रश्न में जिस चीज का मान वो देता है आप उस चीज का मान लिखिए सबसे पहले कि उसने हमें प्रश्न में क्या बताया है। तो देखिए उसने बताया है अंतःकोण, वो है 165 डिग्री। ठीक है। अब फिर लिखिए कि ज्ञात क्या करना है, यानी उसने हमसे पूछा क्या है।
तो सबसे पहले उसमें उसने हमसे पूछा है भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या हो गई 360 बटा बाह्य कोण। ये भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन प्रश्न में तो यहाँ हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए 360 के अलावा बाह्य कोण भी चाहिए, लेकिन प्रश्न में तो उसने हमें बताया ही नहीं। प्रश्न में तो उसने हमें अंतः कोण बताया है। तो सबसे पहले हम इस अंतः कोण की सहायता से बाह्य कोण निकालेंगे। तो बाह्य कोण का मान हो जाएगा, जब हम इस अंतः कोण को 180 में से घटा देंगे तो 180 माइनस 165 अंतः कोण बराबर 15 डिग्री, ये बाह्य कोण का मान आ गया। और अब हम 360 के नीचे ये 15 का भाग लगा करके और जब हम करेंगे तो हमारा 24 उसमें भुजाएं आ जाएंगी, यानी हमारा उत्तर आ जाएगा 24। अगला प्रश्न है हमारा 5% वार्षिक दर, यानी कि दर का मान दे दिया 5%, 15,000 रुपये, मतलब मूलधन हो गया इसमें 15,000 रुपये, 2 वर्ष समय हो गया 2 वर्ष, हमें ब्याज और कितने कुल रुपए हम चुका रहे हैं उसका ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए उसने हमें मूलधन वह राशि होती है जो हम किसी को उधार देते हैं। तो जैसे हमने 15,000 किसी को दिए तो हमारा मूलधन हो गया 15,000, दर हो गई 5% और समय हो गया 2 साल के लिए उसको ये धन दिया है। तो ब्याज का जो सूत्र होता है, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब मूलधन के नीचे मूलधन की राशि लिख देंगे, वो आ जाएगा 15,000। दर जो है वो 5% है तो यहाँ 5% दर की जगह हम लिख देंगे 5। समय 2 साल है तो यहाँ 2 लिख देंगे और नीचे बटे में हमेशा क्या लिखना है, 100 तो लिखना ही है, ये चेंज नहीं होता है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 150 और 5 दूनी 10, तो 150 को 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1500 रुपये। 1500 तो ब्याज के हो गए, लेकिन वो ब्याज ही थोड़ी ना लेगा, वो अपनी जो उसने रकम दी है 15,000 वो भी तो लेगा। तो कुल रकम कितनी हो गई, 15,000 में जो ब्याज हमने चुकाया है वो इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 16,500। भाई कोई रकम देगा, कोई पैसे देगा तो वो ऐसे ही थोड़ी ना दे देगा, वो हमसे कुछ ब्याज भी लेगा। तो ये ब्याज तो 1500 निकल गया कि भाई कितने अतिरिक्त रुपए हमें चुकाने हैं, 15,000 प्लस 1500 बराबर 16,500। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने 13 से 19 तक के प्रश्नों पर चर्चा की है। इसी तरीके से हम आगे जो हैं मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3, 4, 5 इस तरीके से आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।